What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 20 of our GNG 2.0 और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी पैक होती जा रही हैं। कल हमने काफ़ी सारा पोर्शन अकाउंट्स का कवर किया था, इको के 2 चैप्टर्स करे थे। आज हम पहले इको पढ़ेंगे, तो 3 बजे और 5 बजे आपके पास इको की वीडियोज़ आएंगी और 7 बजे से 7 बजे 8 बजे 9 बजे 3 वीडियोस बच्चों आज अकाउंट्स की आने वाली है। अकाउंट्स में भी आज इशू ऑफ शेयर्स कराऊंगा, तो तुम लोगों को मजा आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से जाके अटेंडेंस लगा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डे आज का रहने वाला है, बहुत ही जरूरी चीजें आज हम पढ़ेंगे और फिर हम इस सीरीज को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। गाइस, जो सबसे पहला चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं वो है रूरल डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और एनवायरनमेंट हमने कल पढ़ा था। आज रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट ये हम खत्म कर देंगे। फिर हमारे पास बस शुरू के चैप्टर नंबर 2 और 3 और इंडिया चाइना पाकिस्तान आखिरी चैप्टर बचेगा वो, और हमारा इकोनॉमिक्स भी पूरा खत्म हो जाएगा। वो हम डे 21 में करेंगे। ठीक है, कल बच्चों मुझे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और आप लोग को भी कल का डे और आज का डे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है। तो कल हम एक छोटा सा ब्रेक डे रखेंगे, ऑफ डे रखेंगे। तो कल हमारे पास फ्राइडे है, हाँ कल एक ऑफ डे रखेंगे। सैटरडे को आपको सारा ही पोर्शन समाप्त हो जाएगा डे 21 पे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? देखो नाम में ही है चैप्टर के, हम रूरल एरियाज के चैलेंजेस, रूरल एरियाज के प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस, गवर्नमेंट ने क्या करा, किस तरीके से रूरल एरियाज को डेवलप कर सकते हैं या अभी तक किया जा रहा है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बैठता है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट। ये दोनों ही चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों रूरल डेवलपमेंट है क्या? इट रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार और कॉम्प्रिहेंसिव, काफी डिटेल्ड सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। मैंने आपको बताया रूरल लाइफ को बेटर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए जो जो भी चीजें आ सकती हैं वो सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखो बच्चों, रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या तरीका रह सकता है, क्या प्रोसेस हो सकता है अगर हमें रूरल एरियाज को डेवलप करना है। तो रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो रूरल एरियाज में ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करना होगा। सर ह्यूमन रिसोर्स कौन सा है? जैसे कि जितने भी लोग रूरल एरियाज में हैं उनकी एजुकेशन पे फोकस किया जाए, उनकी हेल्थ पे फोकस किया जाए, यानी रूरल एरियाज में स्कूल कॉलेजेस पे काम किया जाए, रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स पे काम किया जाए, वैक्सीन्स पे काम किया जाए, बेटर हेल्थ केयर पे काम किया जाए, तभी रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली, पानी, मार्केटिंग, यानी जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो किसान हैं, उनको अपना सामान बेचना है तो अच्छी मार्केट फैसिलिटीज हो, अच्छी सुविधाएं हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए। तीसरा बच्चों लैंड रिफॉर्म्स। अब देखो रूरल एरियाज में मेजॉरिटी पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की जरूरत है। बेटर टेक्निक्स लाई जाए, फार्मर्स को एजुकेट किया जाए, लैंड पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज दी जाएं, जमीन को बेहतर बनाने के लिए बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस सिखाई जाएं। ये सब बच्चों लैंड रिफॉर्म्स में आ सकता है कि जितने भी लैंड रिलेशंस हैं जैसे जमींदारी सिस्टम वगैरह वो खत्म हो, लैंड दी जाए टिलर्स को, ये सब। उसके बाद पॉवर्टी खत्म करी जाए, कोशिश की जाए कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से एलिवेट की जाए पॉवर्टी, गरीबी हटाई जाए। उसके बाद प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बनाए जाएं, प्रोवाइड करे जाएं हर लोकेलिटी को। तो ये सब बच्चों हमारे पास कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट को, रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान हमारे पास होता है। ठीक है, अब यहां से बच्चों हम लोग कुछ चैलेंजेस पढ़ने वाले हैं। अब रूरल एरियाज में कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं मैं आपको बता दूं। एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे, आजा यार। चैलेंजेस, अगर हम चैलेंजेस की बात करें बच्चों तो 2 तरीके के चैलेंजेस हैं। सबसे पहला लिंगरिंग चैलेंजेस, दूसरा एमर्जिंग चैलेंजेस। तो लिंगरिंग चैलेंजेस हो सकते हैं और एमर्जिंग चैलेंजेस हो सकते हैं। लिंगरिंग का मतलब है जो काफी समय से चलते आ रहे हैं, और एमर्जिंग है जो नए अभी चैलेंजेस आए हैं रूरल एरियाज में। लिंगरिंग में बच्चों हमारे पास
रूरल क्रेडिट की समस्या है और रूरल मार्केटिंग की समस्या है। ठीक है, अगर मैं एमर्जिंग चैलेंजेस में बात करूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक चैलेंज है और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो अगर हम चैलेंजेस देखें बच्चों जी, तो एक तो लिंगरिंग चैलेंजेस होते हैं, एक एमर्जिंग चैलेंजेस होते हैं। ये सब चैलेंजेस आते हैं रूरल डेवलपमेंट के केस में। लिंगरिंग चैलेंजेस में पैसे की समस्या, मार्केटिंग की समस्या। एमर्जिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग और फार्मर को अगर एग्रीकल्चर से हटके कुछ काम करना हो तो वो क्या करे। ये सब बच्चों हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और ये 4 चीजें पढ़ के चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अब आ रहा है मेरे पास रूरल क्रेडिट क्या है। रूरल क्रेडिट का मतलब जो पैसा चाहिए फार्मर्स को, है ना भाई। फार्मर्स को अगर लैंड को कुछ इंप्रूव कराना है, पैसा चाहिए। उसके अलावा कुछ फेंसिंग करानी है या ज़मीन खरीदनी है, ट्रैक्टर खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से लाए गरीब किसान? तो पैसे की प्रॉब्लम रूरल क्रेडिट में हम पढ़ते हैं। किसान को बच्चों 3 प्रकार की नीड्स होती हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होती है जो 6 से 12 महीने में किसान बोलता है पैसा लौटा दूंगा। मीडियम होती है जो बोलता है 1 से 5 साल लगेंगे। लॉन्ग टर्म होता है जो बोलता है 5 से 20 साल में आपका पैसा लौटा पाऊंगा। अब क्या क्या आता है इसके अंदर? उसको सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं। मीडियम में मशीनरी खरीदनी है कोई, या फेंस बनवाने हैं। लॉन्ग टर्म में बच्चों को जमीन खरीदनी है या जमीन पे परमानेंट इंप्रूवमेंट कराना है। तो 3 प्रकार के क्रेडिट नीड्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स, मीडियम टर्म नीड्स, लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? पैसा कहां से आएगा? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट? बच्चों, इंडिपेंडेंस के टाइम पे ना हमारा 93% फार्मर डिपेंडेंट था नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे। नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब जो अपने आप में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो अपने आप में कोई भी इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो कौन है? वो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो आपके रिलेटिव्स हैं, वो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, जो फार्मर्स को बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा प्रोवाइड करते थे। तो ये है नॉन इंस्टीट्यूशनल। सर किसान इधर जाता ही क्यों था? बच्चों इसलिए जाता था क्योंकि इंस्टीट्यूशनल में तो बहुत सारा पेपर वर्क है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बेचारा गरीब किसान कहाँ से पूरी करे? वो कर ही नहीं पाता था कभी भी। तो अल्टीमेटली उसको इनसे एक्सप्लॉइट होने ही जाना पड़ता था। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशनल में सरकार से पैसा ले लो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट, बहुत सारी क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं जो आपको उधार देती हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, नाबार्ड है। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों? जिसके अंदर फार्मर्स आपस में मिलकर कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे 10 किसान हैं, 10 किसानों ने मिलकर ग्रुप बनाया और ये बोला कि जिसको भी पैसे की जरूरत होगी हम सब आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट। तो ये हमारे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आ जाते हैं। अब देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन हो गए? मनी लेंडर्स हो गए, ठीक है, रिलेटिव्स हो गए। ऑल्दो रिलेटिव्स बस लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि रिलेटिव्स पैसे की मदद करते हैं, मतलब मुझे पर्सनली नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मनी लेंडर्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स हो गए, ठीक है। देन रिच लैंडलॉर्ड्स हो गए। रिच लैंडलॉर्ड्स में वो हैं जिनके पास खूब पैसा है, तो वो लोग भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फार्मर्स को पैसा प्रोवाइड करते हैं। ओके, इंस्टीट्यूशनल बेटा ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। सबसे पहले सरकार बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करती है जिनको हम तकावी लोन्स बोलते हैं, और बहुत सारी इमरजेंसी के टाइम पे, फ्लड्स के टाइम पे, फेमाइंस के टाइम पे भी गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू पैसा प्रोवाइड करती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बच्चों एक तरीके की क्रेडिट सोसाइटी है। ये हमने क्लास 11th में भी एक टॉपिक पढ़ा था, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एक फॉर्म था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, ये सोसाइटीज अपने मेंबर्स की हेल्प करती हैं जिनको पैसे की जरूरत है। सर ये तो फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसा हो गया। बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स छोटे लेवल पे काम करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज थोड़े बड़े लेवल पे काम करती है। दूसरा ये रजिस्टर्ड होती हैं, है ना, इनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। इनके अंदर तो मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए तभी बन सकती हैं, राइट। तो देखो क्या लिखा है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या करती हैं?
टाइमली क्रेडिट देती हैं, मनी लेंडर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर रीजन तक पैसा पहुंच सकता है और प्रॉपर स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए पैसा प्रोवाइड करती हैं, बट करेंगी अपने मेंबर्स को ही, जो इन सोसाइटी के मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों एसबीआई एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। एसबीआई तो मेन बैंक सेटअप ही किस लिए करा गया था? एसबीआई का तो बच्चों सेटअप ही फार्मिंग के लिए हुआ था। वो बात अलग है कि बाद में कमर्शियलाइज हो गया, बाद में हर चीज के लिए एसबीआई काम करने लगा, लेकिन शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फार्मिंग के लिए हुई थी। सेटअप इन 1955 टू फोकस ऑन रूरल क्रेडिट। गवर्नमेंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, दिस गिव बर्थ टू मेनी अदर बैंक्स। इसके बाद बहुत सारे और भी बैंक्स आए। फिर रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स बच्चों अलग अलग रीजन्स के बैंक है, रीजन वाइज बहुत सारे बैंक्स हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे रीजनल रूरल बैंक्स तो आपको दिखेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज, स्टेट वाइज बहुत सारे बैंक्स हैं जो क्रेडिट के लिए काम कर रहे हैं। इनका एम क्या है? टू प्रोवाइड क्रेडिट इवन टू द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स को भी पैसा प्रोवाइड करना जिनको जनरली नहीं मिलता। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं बच्चों, और इनका काम यही है क्रेडिट नीड्स पे फोकस करना, वीकर सेक्शंस की। ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? ये काफी एमर्जिंग फिनोमिना है, एमर्जिंग है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल क्रेडिट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट थ्रिफ्ट हैबिट। थ्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चों सेविंग। ये सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं पैसे जोड़ेंगे फिर जिसको जरूरत होगी उसको प्रोवाइड करेंगे। स्मॉल सेविंग्स आर मोबिलाइज्ड by the self-help groups and offered as a credit to its different members. Presently 7 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 7 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट रूरल एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो इनके क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं जिस प्रोग्राम्स के थ्रू, उनको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या आता है हमारे पास? नाबार्ड। जैसे बच्चों नॉर्मल बैंकिंग के लिए आरबीआई सबसे बड़ी बॉडी है ना, एपेक्स बॉडी, इसी तरीके से एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई एपेक्स बॉडी है वो नाबार्ड है। इसका काम सिर्फ पैसा प्रोवाइड करना नहीं है, वो तो चलो कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये ध्यान भी रखता है कि स्कीम्स में सही से पैसा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, किसी तरीके का फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई बैंक पैसे में घपलाबाजी तो नहीं कर रहा, ये सब ध्यान रखता है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग पॉलिसी भी बनाएंगे, प्लानिंग भी करेंगे, ऑपरेशंस भी करेंगे इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट। नाम ही देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या क्या करता है? एपेक्स फंडिंग एजेंसी है, सबको फंड करता है ये। दूसरा, क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम बेटर करता है, अच्छा डिलीवर करता है क्रेडिट को। तीसरा, रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ध्यान रखता है कि ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद मॉनिटर भी करता है, चेक भी करता है, इवैल्यूएट भी करता है कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स को इसने पास किया था उन प्रोजेक्ट से जनता तक पैसा पहुंचा भी है। तो ये भी बच्चों नाबार्ड ध्यान रखता है। इसके बाद आता है बच्चों, अगर हमारे पास एक अच्छा क्रेडिट सिस्टम होगा तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। अगर हम क्रेडिट पे काम करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, है ना, रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, तो हमारे पास क्या क्या फायदे होंगे। तो देखो बच्चों बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। सबसे पहले किसानों तक पैसा पहुंचेगा। दूसरा, जो लोन्स हैं वो चीपर रेट पे मिल जाएंगे उनको। तीसरा, हमारा जब किसान के पास पैसा होगा, किसान तक सस्ते रेट में आएगा चीजें, तो उसको बर्डन नहीं होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी हमारी, है ना। फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब डेवलप होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रूरल बैंकिंग को, जितने भी बैंकिंग सिस्टम है जो रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो सबसे पहला, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो सारा एरिया कवर नहीं कर रहे, इनएडिक्वेट कवरेज है, कुछ ही एरियाज वो कवर कर पा रहे हैं। अब देखो इंस्टीट्यूशनल ही तो वो सोर्स है जो किसान की मदद कर सकता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल तो क्या कर रहा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल का तो काम ही लूटना है ना। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल है उसका कवरेज एडिक्वेट नहीं है। दूसरा, ओवरड्यूज बहुत ज़्यादा है। ओवरड्यूज का क्या मतलब है कि यहाँ से जो लोग पैसा ले जाते हैं ड्यू टू देयर प्रॉब्लम्स वापस नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा ओवरड्यूज होते जा रहे हैं, जिस वजह से किसानों के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। और इनके पास भी एक लिमिट है ना पैसा बांटने की, कैसे बांटे फिर डिपेंडेंस है इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम पे। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लोग आ नहीं पा रहे, अपने पेपर वर्क नहीं पूरा कर पा रहे, तो ये सब अभी चल रहा है। लेस अटेंशन मिलती है पुअर और मार्जिनल फार्मर्स को।
पुअर फार्मर के पास क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने का समय नहीं है, उसके साथ साथ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ही नहीं सकता वो, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको पैसा नहीं मिलता। इनसफिशिएंसी, इतने नहीं है कि सब लोगों तक पैसा पहुंचा पाए। और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, जितना लोन अप्लाई करते हैं उससे कम सैंक्शन होता है, अवेलेबल होता है। सपोज मैंने 1 करोड़ का लोन मांगा तो मुझे सैंक्शन होगा 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, ऐसे होता है। मेरा काम कैसे चलेगा? ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों रूरल बैंकिंग में देखने को मिलती हैं। दूसरी प्रॉब्लम आ गई एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखो मैंने आपको बताया था ना कि 4 प्रॉब्लम है, 4 चैलेंजेस हैं। पहला पैसे का, दूसरा मार्केटिंग का। अब प्रॉब्लम को समझने से पहले समझो कि प्रॉब्लम है क्या, ये मार्केटिंग है क्या। तो बच्चों मार्केटिंग की बात करें तो मेमोरी टेक्निक याद रखना, GPGPSS। तो रूरल मार्केटिंग या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स नंबर 1 गैदरिंग ऑफ द प्रोड्यूस, जो आपने प्रोडक्शन करा है उसको गैदर करना, इकट्ठा करना। देन प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, उसकी साफ सफाई करना, सेपरेशन करना। अगर वीट बनाया तो वीट की साफ सफाई करना, चावल बनाया तो चावल की साफ सफाई करना। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग का मतलब बच्चों क्वालिटी के हिसाब से बांटना कि ये बासमती चावल है जी, ये थोड़ा हल्की क्वालिटी का है, ये उससे हल्की क्वालिटी का है, ग्रेडिंग करना। फिर उसकी पैकिंग करना, बढ़िया तरीके से पैकिंग करो तभी तो सामान बिकेगा, नहीं तो कैसे बिकेगा। फिर उसको स्टोर करना, क्योंकि सारा आज ही तो नहीं बिक जाएगा, कुछ आज बिकेगा, कुछ कल बिकेगा, कुछ परसों बिकेगा। स्टोर करना और लास्ट में सेल करना, माल को बेचना जब प्राइस अच्छा मिले, है ना। तो मार्केटिंग में बच्चों GPGPSS सबसे पहले गैदर करो, गैदर करने के बाद प्रोसेसिंग करो, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग करो, फिर उसको पैकिंग करो, फिर स्टोर करके रखो और देन जब प्राइस अच्छा मिले तो बेच दो। ये सब बच्चों मार्केटिंग में आता है और इन सब में ही प्रॉब्लम्स है हमें। किसान के पास ये सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। देखो जरा अब फार्मर्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। नंबर 1, बड़े ट्रेडर्स उनको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कैसे करते हैं? उनको प्राइजेस अच्छे नहीं देते, मैनिपुलेशंस फेस करनी पड़ती है। अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, टाइमली उनसे सामान नहीं उठाएंगे, ले लिया तो पैसा नहीं देंगे, तो बड़े ट्रेडर्स मैनिपुलेट करते हैं। मार्केट के बारे में किसान के पास जानकारी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अवेयर नहीं है, उसको राइट्स अपने नहीं पता, इस वजह से भी ये सब उसको फेस करना पड़ता है। देन स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है किसान के पास, अगर उसका सामान बिकेगा नहीं तो खराब हो जाएगा क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं उसके पास, या बढ़िया वेयर हाउस तो है नहीं उसके पास, तो वो स्टोर कर नहीं पाता, तो अल्टीमेटली बेचारा बहुत परेशान होता है और किसी भी रेट में उसको बेचना पड़ता है अपना सामान। तो ये प्रॉब्लम्स बच्चों फार्मर्स फेस करते हैं मार्केटिंग करते टाइम। अब अगर हम मार्केटिंग बेटर कर देंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे, रूल्स और रेगुलेशंस बना देंगे, गवर्नमेंट कंट्रोल ले आएंगे इसके अंदर, तो एक ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा स्ट्रक्चर्ड एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा दिखेगा? नंबर 1, सबसे पहले वो ज्यादा फोकस करेगा रूरल पुअर पे, जिसके पास सस्टेनेबल एक्सेस नहीं है ना, जिसके पास ऑप्शन नहीं है, वो पहुंच नहीं पा रहा, तो उसको ये काफी हेल्प करेगा। दूसरा, अच्छी मार्केटिंग कंडीशंस होंगी, उससे फार्मर्स का प्रोड्यूस अच्छे से बिकेगा, उसको किसी भी रेट पे नहीं बेचना पड़ेगा, उसको खराब नहीं होगा सामान पड़ा पड़ा। तीसरा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो, अगर रोड्स हो, रेलवेज हो, वेयर हाउस हो, गोडाउन्स हो, तो इससे डिस्ट्रेस सेल नहीं होगी। सर क्वेश्चन निकल के आया, व्हाट इज डिस्ट्रेस सेल? डिस्ट्रेस का मतलब होता है बच्चों जब किसान को किसी पर्टिकुलर चीज के प्रेशर में आके अपना सामान बेचना पड़े। सपोज किसान के ऊपर कोई लोन चल रहा है, अब उस लोन को चुकाने के चक्कर में उसको अपना प्रोड्यूस बहुत सस्ते में बेचना पड़ रहा है, यानी वो चाहता नहीं है उसको बेचना, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन बेचना पड़ रहा है, इसको डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं। उसके बाद फार्मर्स को बचाएगा ये एक्सप्लॉइटेशन से, मिडलमैन की और इंटरमीडियरीज की। तो ये सब बच्चों बेनिफिट हो जाएंगे अगर अच्छा मार्केटिंग सिस्टम हो जाएगा। अब मार्केटिंग सिस्टम अच्छा कैसे कर सकते हैं बच्चों, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है मार्केटिंग सिस्टम बेटर करने के? तो सबसे पहले लिखा हुआ है रेगुलेटेड मार्केट्स डेवलप करो, स्क्रीनशॉट ले लेना। रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब जिसके अंदर प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस हो, फार्मर्स के साथ कोई मैल प्रैक्टिस ना हो, राइट। तो मार्केट्स कैसी होनी चाहिए? रेगुलेटेड होनी चाहिए। मंडीज में नियम कायदे कानून होने चाहिए कि कैसे बिकेगा, किस रेट पे बिकेगा, फिक्स्ड होना चाहिए। तो मार्केटिंग जो है उसमें रेगुलेटेड मार्केट्स हो। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स दे, रेलवेज दे, वेयर हाउस दे, कोल्ड स्टोरेज दे, ताकि किसान स्टोर भी कर पाए सामान, उसके साथ साथ कहीं दूर ले जाके बेच भी पाए अपना सामान। तीसरा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? मिलजुल के
जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट था ना कि भैया पैसा प्रोवाइड करती है, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है कि 10 किसान हैं, अलग अलग बेच रहे थे तो पैसा भी अलग अलग मिलेगा। अब 10 ने एक साथ कोलैबोरेट कर लिया और मिल के आ गए कि भैया हम तो 10 के 10 25 रुपए किलो बेचेंगे वीट, चाहिए तो बात करो। अब अगर सामने वाला मना भी करता है तो उसको कहीं और से मिलेगा ही नहीं। जब अलग अलग बेच रहे थे तो सामने वाला श्योर होता है कि ठीक है, एक नहीं देगा दूसरे से ले लूंगा, दूसरा नहीं देगा तीसरे से ले लूंगा। तो अब जब कोऑपरेटिवली बेचेंगे तो अच्छा प्राइस मिलेगा। उसके बाद नंबर 4, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग पॉलिसीज लेके आए, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो समझते हो ना, गवर्नमेंट बोलता है कि भैया अपना सामान मार्केट में बेच लो जिस भी प्राइस पे बेचना चाहते हो, ना बिके तो हम इतना मिनिमम प्राइस तो दे ही देंगे इसका, ठीक है। बफर स्टॉक मेंटेन करना, यानी इतना प्रोडक्शन करना कि स्टॉक को मेंटेन करा जा सके और फर्दर शॉर्टेज के टाइम पे बेचा जा सके। अच्छा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स, राशन शॉप वगैरह डेवलप करना ताकि लोगों को भी अच्छे प्राइस पे सामान मिल सके, किसानों का सामान बिक भी सके, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों अब हमारे पास नंबर 2, एमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। हमारे पास क्या क्या अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स हैं। तो सबसे पहले आता है फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स मार्केट क्या है, जहां पे फार्मर्स खुद ही आके मार्केट में अपना सामान डायरेक्टली बेच रहे हैं, यानी उन्होंने बीच में किसी इंडिविजुअल को नहीं डाला, उन्होंने खुद आके, नया कॉन्सेप्ट है, देखो लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मर्स मार्केट वाज स्टार्टेड टू गिव बूस्ट टू द स्मॉल फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग देम डायरेक्ट एक्सेस टू द कंज्यूमर्स। दूसरा, अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उन्होंने अलायंस कर लिया है, एक अच्छा कोलैबोरेशन बना लिया है एमएनसीज के साथ, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कि ठीक है यार, हम तुमको बेचेंगे डायरेक्टली अपना सामान, तुम हमें अच्छा प्राइस दो तो हमें मार्केट में भागना ही नहीं पड़ेगा। तो ये भी चल रहा है बहुत, ये भी बढ़िया हो गया। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब वही है, ये हमारे अब नए चैलेंजेस आ गए, ये हमारे एमर्जिंग चैलेंजेस आ गए कि जिसके अंदर किसान जो है डाइवर्सिफाई कर रहा है, एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी देख रहा है। तो देखो डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इट रेफर्स टू रीएलोकेशन ऑफ द फार्मर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज या न्यू क्रॉप्स, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके से हो सकती है डाइवर्सिफिकेशन, या तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कि सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पे आ गए, या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी कि मैंने फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी चालू कर दिया। मेरे पास फार्मिंग तो मैं कर ही रहा था, उसके साथ साथ मैंने पशुपालन भी शुरू कर दिया कि भाई बफलोज वगैरह ले आया तो मिल्क भी बेचने लगा, या फिर हनी बीज रख ली, उससे हनी निकलेगा वो बेचूंगा, या फिर भेड़ वगैरह रख ली, उससे वूल वगैरह निकलेगा वो बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ और चीज भी शुरू करना, एक तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। और एग्रीकल्चर में ही कुछ करना है तो वीट के साथ सब्जी भी लगा ली, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। इससे देखो क्या लिखा हुआ है, रीजंस क्या है डाइवर्सिफिकेशन के, ताकि अच्छी एम्प्लॉयमेंट हो, अच्छी इनकम हो। अब इससे फायदा क्या क्या होगा, देखो बच्चों, फायदा सबसे बड़ा है रिस्क कम होगा। रिस्क कम होगा कि एग्रीकल्चर में अगर बारिश नहीं हुई या फसल खराब हो गई तो क्या होगा, पैसा यहां से कमा लेंगे। सस्टेनेबल लिवलीहुड मिलेगा, यानी हम लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट मिलता है ऑफ सीजन में कि ऑफ सीजन है, भाई बीज बो दिया, फसल तो 3-4 महीने बाद होगी ना, तो बीच में क्या करे किसान, तब उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स बच्चों डाइवर्सिफिकेशन के होते हैं। टाइप्स मैंने आपको बता दिए, क्रॉप प्रोडक्शन, सिंगल से मल्टी क्रॉपिंग पे आ जाओ, या एक्टिविटी ही शिफ्ट कर दो कि आप एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो। अब क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, ब्रीडिंग, रेयरिंग, कैरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। डेयरी से रिलेटेड कुछ कर सकते हो जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे वो हम काउज को देख लें, बफलोज को देख लें, तो मिल्क से रिलेटेड बटर, घी, ये सब बच्चों। देन फिशरीज, फिशरीज में कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बच्चों फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ट्यूबर क्रॉप्स का होता है। आईटी सर्विसेज, जिसके अंदर फार्मर्स जो है वो कंप्यूटर वगैरह सीख के उस तरफ भी जा सकते हैं, राइट। ये सब बच्चों हमारी नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा चैलेंज हो गया, एक एमर्जिंग चैलेंज। अब इसमें दूसरा चैलेंज कौन सा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, आजकल पॉपुलर भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है, यानी जब किसान केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़ के एक ऑर्गेनिक वे में फार्मिंग करे कि ना तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, ना इंसेक्टिसाइड्स, ना पेस्टिसाइड्स,
ऑर्गेनिक वे में खेती करेंगे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर विच रिलाइज ऑन टेक्निक्स जैसे क्रॉप रोटेशन कर लिया, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट को यूज कर लिया, तो इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होगी। नेक्स्ट, क्या क्या बेनिफिट्स हैं बच्चों इसके? इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा HYV सीड्स वगैरह पे। इनकम जनरेट होगी, एक्सपोर्ट बहुत होता है बच्चों, बाहर के लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। दूसरा, हेल्दी फूड होगा, ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए अच्छा होगा क्योंकि केमिकल फ्री होगा। एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, लोगों को एक और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कुछ नया काम मिलेगा। एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा, और सॉइल फर्टिलिटी बनी रहेगी क्योंकि सॉइल में हम कुछ भी केमिकल नहीं डाल रहे, सब कुछ नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम नॉर्मल मेडिसिन खाते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं ना, तो आयुर्वेदिक हमारे लिए कितनी बेटर होती है, वो चीज़ है। क्या क्या चैलेंजेस हैं बच्चों इसमें? क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? नंबर 1, लो ईल्ड। भाई देखो, अब HYV सीड्स लगाओगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स लगाओगे तो ऑफकोर्स फसल ज़्यादा होगी, इसमें फसल कम होती है। दूसरा, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। हर फसल ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं हो सकती, कुछ ही फसल है जो ऑर्गेनिकली हो सकती हैं, तो सबको तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाला। लेस पॉपुलर, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इनकम के चांसेस कम होते हैं, फसल खराब भी हो सकती है। चौथा, शॉर्टर फूड लाइफ, ये फूड बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। अब केमिकल में रख के तो आप उसको स्टोर कर सकते हो, नॉर्मली करना बहुत मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग नहीं है इसकी प्रॉपर। अभी हमारे देश में हाँ काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं, लेकिन स्टिल एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल फार्मिंग इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटीज मिसिंग है। इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, जैसे वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। वाइट रेवोल्यूशन बच्चों 1970s में मिल्क कोऑपरेटिव्स ने लॉन्च किया था गुजरात में, जिसमें उन्होंने एक साथ मिल के मिल्क को सेल करना शुरू करा, दूध को बेचना चालू करा। ये अमूल की शुरुआत ऐसे ही हुई थी, समझे? अमूल देखते हो आज कितना बड़ा ब्रांड है, अमूल बटर, अमूल घी, अमूल दूध, ये सब बच्चों अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है गुजरात में ही। तो देखो 1970s में ये आया। इस सिस्टम ने क्या बोला कि जितने भी फार्मर्स हैं वो एक साथ प्रोडक्शन करेंगे मिल्क का और कलेक्टिव सेल करेंगे। इससे क्वांटिटी ऑफ सेल बढ़ी, बार्गेनिंग पावर बढ़ी, मार्जिन बढ़ा उनका, और इंडिया में गुजरात पूरा एपिसेंटर बन गया मिल्क कोऑपरेटिव्स का। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? डाइवर्सिफिकेशन पे स्ट्रेस करना पड़ेगा, यानी फार्मिंग के साथ साथ और चीज़ों पे भी फोकस करना होगा। बेटर फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है। उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। एंड रूरल को अर्बन एरियाज से लिंक करना पड़ेगा। बेटर ट्रांसपोर्टेशन, बेटर फैसिलिटीज़, बेटर मार्केटिंग, तो ही हमारे रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये एक ओवरऑल ग्लिम्स है कि क्या क्या करके आप रूरल एरियाज को डेवलप कर सकते हो। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एक चैप्टर हमारा और समाप्त होता है, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट। वो भी बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत मज़े में मैं आपको करा दूंगा, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे मिलो 5 बजे, एक चैप्टर और कराऊंगा, फिर अकाउंट्स तो करना ही है। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।